अगर ये सिस्टम चलता रहा इसी तरीके से, अगर जजों रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को 5-10 साल के बाद भी नहीं होगा तो फिर कब होगा? अगर रिजर्वेशन होता तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता था कि 14 हाई कोर्टों में कोई जज ही ना हो, ना अब, ना पहले, ना उससे पहले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताते चलें कि उच्च न्यायपालिका, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी बोलते हैं उनको, जो कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट में SC ST OBC ये जो कम्युनिटीज़ है उसकी हिस्सेदारी को लेकर के है। इसमें हमने जब देखा तो ये पाया कि मैं, क्योंकि जुडिशल सर्विस से हूँ, मैं जज रहा हूँ 21 साल, मुझे इसकी जानकारी है बारीकी से। 2008 में मैं आपको बताता चलूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज साहब अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम मैं लेता हूँ, मिस्टर जस्टिस सुरेश कैथ। वो जस्टिस कैथ साहब जो है वो SC कम्युनिटी से थे। उसी समय एक जज साहब और अपॉइंट किए गए थे, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किए गए थे। उनकी पार्टी दी गई थी, उसमें मैं शामिल था 2008 में। 2008 से लेकर के हम 2025 में आ गए, तो ये 17 साल करीब होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 17 सालों में बार मतलब वकीलों से, वो वकीलों से अपॉइंट किए गए थे, कोई भी जज आज तक अपॉइंट नहीं हुआ। मतलब 17 ईयर्स में SC ST कम्युनिटी से, बार से, वकीलों में से कोई भी जज आज तक अपॉइंट नहीं किया जस्टिस कैथ साहब के बाद में। जस्टिस कैथ साहब आज के समय आपको शायद पता होगा, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनका रिटायरमेंट नज़दीक है। इस 17 साल तक आप देखिए कि कोई भी सुटेबल जज इनको नहीं मिलता, ना SC से मिलता है ना ST से मिलता है। आपको ये पता होगा कि कॉलेजियम सिस्टम 1993 से चल रहा है देश में, और 1993 से पहले सिस्टम कॉलेजियम नहीं था। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की व्यवस्था करता है, और संविधान का आर्टिकल 217 जो कि हाई कोर्ट जजों की व्यवस्था करता है, उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो उन आर्टिकल्स में पहले 93 से पहले ये था कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर जजेस की सहमति से, उनके कंसल्ट से। कंसल्ट का मतलब परामर्श करेंगे सिर्फ। अपॉइंटमेंट के समय उनकी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट की पावर, जो पावर है वो गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, प्रेसिडेंट तो जो है नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो उसके बाद में आज तक जो है जो सिस्टम चला आ रहा था, उस सिस्टम के तहत भी देखो 1993 से पहले 1950 तक और 1993 में कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद में 2025 तक, दोनों ही सिस्टम जो चले देश में हमारे में, SC ST के जजों का अपॉइंटमेंट ना उस सिस्टम में हुआ है, हाई कोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम आपसे, और सुप्रीम कोर्ट लेवल में, नीचे की बात नहीं कर रहे, और ना कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर देखें आप पूरे देश में 1950 से लेकर के अब तक, कॉलेजियम सिस्टम से पहले और आज भी टोटल 7 जजेज हैज बीन अपॉइंटेड। मतलब पूरे 1950 से लेकर आज तक SC ST के इनको जज ही नहीं मिलते, ना आज़ादी के बाद मिले, संविधान बनने के बाद मिले, ना कॉलेजियम सिस्टम जो बदल गया जज ही अपॉइंटमेंट जजों का करते हैं, ना उनको तब मिले। ये बड़ी चिंता का विषय है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने हाई कोर्ट में बताया कि हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में 17 सालों से एक भी जज SC ST से, बाहर से, वकीलों से। मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं जजों से प्रमोशन से, जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल किया है, ADG लेवल के होते हैं, हम जिस लेवल से रिटायर हुए हैं उस लेवल के बाद प्रमोशन से होते हैं। और दूसरे होते हैं वकीलों में से सीधा डायरेक्ट। तो जो बाहर से अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस है, डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट जाते हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर जो होते हैं वो लास्ट में जाकर के हाई कोर्ट पहुँच पाते हैं, तो 2, 4, 5 साल में रिटायर हो जाते हैं। जो बाहर से आते हैं वो 40-45 साल के आसपास अपॉइंट होते हैं, वो फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम चीफ जस्टिस भी बनते हैं। अगर ऐसे जजेस
मेरे ख्याल से एक दो ही होंगे इस देश में जो नीचे से जज डिस्ट्रिक्ट जज बने हों और फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इंडिया तक पहुंचे हों। तो बाहर से अपॉइंटमेंट जजों का वो इम्पोर्टेंट है, जजों से प्रमोशन से अपॉइंटमेंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बाहर से जजों के अपॉइंटमेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं। आज हमने क्या किया है कि आज हमारी टीम ने हमने एक लेटर ड्राफ्ट किया इंडियन जज फोरम की तरफ से, और वो लेटर जो है हमने 3 जो संस्था हैं जो जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की है संविधान के तहत, उनको हमने एक लेटर आज दिया है। और वो इनको भी अल्लाह कहीं खोल लीजिए आप, है ना। एक तो लेटर हमने दिया है अर्जुन राम मेघवाल साहब को, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में है, क्योंकि उनकी बड़ी से है इसमें, वो कैसे बाद में चर्चा करते हैं। दूसरा एक लेटर हमने दिया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को, जो रिसीविंग करा के लेकर आए आज ही है, रिसीविंग भी इस पर है। तीसरा हमने लेटर दिया है, मटेरियल तीनों लेटर्स में सेम है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के लिए। हमारी चिंता ये है कि मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ जो हमने इसमें मेंशन है। इसमें कुछ रिपोर्ट का मेंशन किया है हमने, कुछ डाटा इसमें मेंशन है। उस डाटा के बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें, समझें, आप भी विचार करें, आप भी सोचें कि आखिर देखो 3 हमारे डेमोक्रेसी में 3 विंग्स हैं, चौथी विंग्स आपकी है मीडिया की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में, पार्लियामेंट और लोकसभा में, और स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभाओं में और लोकसभाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, और एमएलए एमपी 100% जो रिजर्वेशन है पूरा होता है, वह आपको सब पता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में रिजर्वेशन की व्यवस्था अप टू आईएएस तक है, जजों तक कहाँ तक है वो बताएंगे अभी। तो चपरासी से लेकर के और आईएएस तक जजों रिजर्वेशन की व्यवस्था देश में अभी चल रही है। और उसमें मेरी जानकारी में ये है कि आईएएस के लेवल पर भी सारी वैकेंसी फुल होती हैं, बीच कुछ लेवलों को छोड़ करके, जहाँ पर मिनिमम मार्क्स का कंसेप्ट है। आज हम उस बात नहीं करना चाहते, बात सिर्फ हमारे जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो एग्जीक्यूटिव में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है और लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, एमए और नगर पंचायतों में और ग्राम प्रधान के सिस्टम में भी, वहाँ भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, तो जुडिशरी में 4 स्टेज पर जजेस अपॉइंट होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है सिविल जज, जूनियर डिवीजन बोलते हैं, या सिविल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट। पहले इनको मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली में बोला जाता था, अब वो खत्म सिस्टम हो गया बीएनएसएस आने के बाद में। तो ये जो सिस्टम है, सबसे पहला रंग है जुडिशरी का, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन का है, या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। जो व्यवस्था चल रही है हमारे देश में, वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर रिजर्वेशन की व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के बाद प्रमोशन अगर डिस्ट्रिक्ट जज का होता है हाई कोर्ट के लिए, तो वहाँ रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। बार में से अपॉइंट होते हैं डायरेक्ट, उसमें रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये भी नोट कर लें, इस बात को ध्यान रखें कि जजों में से जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से जो जजेज अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के लिए, उनका परसेंटेज नियम के अकॉर्डिंगली शायद 27% के आसपास होता है। 70% के आसपास जजेज अपॉइंट होते हैं, सिस्टम है ये, वो अपॉइंट होते हैं बाहर से, वकीलों में से। तो वकीलों से अपॉइंटमेंट जजों का वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम उसी को लेकर के आज चर्चा करना चाहते हैं आपसे। अब मैं आपको जैसे बताया, 2008 के बाद दिल्ली में कोई जज बाहर से अपॉइंट नहीं हुआ, सुल का सुल ट्राइब से। देखो एक डाटा है, ये जो 2023 पहले क्या था कि 2017 तक, 2017 तक हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है देश की, वो कितने जजेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी ओबीसी कम्युनिटी से आ रहे हैं, कोई डाटा मेंटेन नहीं करती थी। तो रिजर्वेशन था ही नहीं, उनके फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता कि एससी का, एसटी का, ओबीसी का, पता क्या चलेगा। वो अलग बात है, इनफॉर्मली कोई जान ले, ऑफिशियल डाटा कोई नहीं था। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं, कूलिंग सिस्टम आने के बाद में एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की व्यवस्था शुरू हुई, जो व्यवस्था 2015 से चल रही है। और 18 में उसका एमओपी बनाया गया, जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसमें कुछ टसल चल रही है, जिसकी वजह से जो फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन उसमें ही व्यवस्था है कि जो डाटा आप भेजेंगे
वो डाटा में ये भी रहेगा कि SC ST OBC के जज कौन से हैं, क्या पोजीशन है, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैवी है कि नहीं, तो डाटा आता है। तो उसके बाद 2018 से हमें डाटा मिलना शुरू हुआ है। तो 2018 से डाटा देखिए आप 2023 तक का जो ये है 2/12/2023 का, जब ये आया था तभी भी मीडिया ने इसे पब्लिश किया था, हाईलाइट किया था। 2018 से 2023 तक 650 जजों की भर्ती हुई है हाई कोर्ट में, और वो जजेज वकीलों में से भी अपॉइंट हुए ज़्यादातर, और कुछ जजेज हुएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रमोशन के थ्रू। 650 में से आप देखिए जनरल 492, पिछले 6 सालों में 23 तक 18 से लेकर के 650 हाईकोर्ट जजों में से 492 यानी 75% जनरल कैटेगरी से अपॉइंट किए गए हैं। SC के जजेज टोटल अपॉइंट हुए 23। वो पूरे देश के हाईकोर्ट की बात चल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट की बात नहीं है, पूरे देश के हाईकोर्ट की बात चल रही है। सिर्फ 23 जज अपॉइंट हुए हैं 6 साल में, 650 में से SC के, ST के सिर्फ 10 अपॉइंट हुए हैं, और OBC के 76, माइनॉरिटीज़ में 36 अपॉइंट हुए हैं। 13 जजों के बारे में कोई डाटा नहीं है कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी के है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 18 से लेकर के 23 तक का डाटा बताता है 6 सालों का। 3% केवल SC के जज अपॉइंट हुए हैं, 1.5% सिर्फ ST के, और 12% OBC जज अपॉइंट किए गए हैं। 650 जजों में से 492 75% बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। ये डाटा हमें 18 से 23 के बीच में है। और थोड़ा पीछे चले जाते हैं। पीछे के बारे में एक करिया मुंडा रिपोर्ट आई थी पहले 2000 में, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल है। वो डाटा ये बताता है कि 1993, अब हम 18 से 23 नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। 1993 आउट ऑफ द 18 हाई कोर्ट्स, जब 18 हाई कोर्ट्स में से 12 हाई कोर्ट डिड नॉट हैव ए सिंगल जज बिलोंगिंग टू द SC। मतलब ये स्थिति आज नहीं है, ये स्थिति पहले चली आ रही है कि 1993 में भी 18 हाई कोर्ट्स में से 12 हाई कोर्ट में एक भी जज उस समय SC का नहीं था, और 14 हाई कोर्ट वर विदाउट एनी ST जज, और 14 हाई कोर्टों में तब कोई भी ST का जज नहीं था। फर्दर द रिपोर्ट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट एज ऑन 1/5/1998 में, यानी 3 साल के बाद में, ओनली 15 जजेस बिलोंग टू SC and 5 to SC out of the total strength of the 481 High Court judges. So, in the case of a Supreme Court which should have been a role model for the High Court, it is a big zero. उस समय 1993 में 98 में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कोई जज नहीं था। ये करिया मुंडा रिपोर्ट 2000 है, उसके तहत में डाटा है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब हम 2011 में आ जाते हैं। 2011 में दे आर ओनली 24 जजेस बिलोंगिंग टू SC एंड ST अगेंस्ट टोटल ऑफ 850 जजेस इन ऑल 21 हाई कोर्ट, बट 14 आउट ऑफ 21 हाई कोर्ट डू नॉट हैव ए सिंगल SC ST जजेस। मतलब 850 जजों में से 21 हाई कोर्ट के 850 जजों में से SC ST के सिर्फ 24 जज थे, और 21 हाई कोर्टों में SC ST का कोई भी जज नहीं था। नहीं सॉरी, बट 14 आउट ऑफ 21 हाई कोर्ट, 14 हाई कोर्टों में उस वक्त भी SC ST का कोई भी जज नहीं था। तो ये जो पोजीशन है, उसके बाद उसके बाद क्या है कि 1950 से लेकर अब तक 7 जजेस जैसे अपॉइंट किए सुप्रीम कोर्ट में। आज के समय अभी पिछले 2-3 सालों में मैं आपको बताते चलूँ कि उससे पहले 1950 से लेकर के अब तक जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए थे, सिर्फ 4 जजेस अपॉइंट किए गए थे। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में 3 जज और अपॉइंट किए गए हैं SC कम्युनिटी से। उसमें से जस्टिस BR गवई साहब भी हैं, जस्टिस CT रवि कुमार जी हैं, और जस्टिस पराले साहब हैं। तो ये जस्टिस गवई साहब अगले मई में CJ बनने वाले हैं, जस्टिस संजीव खन्ना साहब रिटायरमेंट के बाद में। तो सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे SC कम्युनिटी से देश में, जस्टिस KG बालाकृष्णन साहब के बाद में। हमारी कोशिश ये है कि ये इशू हाईलाइट हो, इस इशू को भी लोग समझें, देश जाने। जहाँ तक सरकार का सवाल है, मैं बताऊँ आपको कि सरकार जो भारत सरकार अब की है या पहले की है, कोई भी भारत सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि SC ST के जजेस हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पर अपॉइंट करें। देखो आप ये समझ लीजिए कि नीचे के लेवल जजों का कोई खास मतलब नहीं है, मतलब है लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उनको बहुत वाइड पावर्स हैं। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बैठ करके, हाई कोर्ट के 1 जज भी बैठ करके पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून रद्द कर सकता है।
ये पावर नीचे की जो कोर्टों का नहीं है, किसी IAS ऑफिसर को नहीं है, तो किसी भी MP MLA को भी नहीं है। आप ये समझिए कि कितनी वाइड पावर संविधान हमारा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों को देता है, लेकिन वहाँ हमारा जो है जो रिप्रेजेंटेशन है वो एब्सिमल है, मिनिमम है, बहुत कम है, नाम मात्र के लिए है ही नहीं है। आज के समय 2-3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हमारे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएंगे, फिर बाद में क्या हुआ वक्त बताएगा। तो ये जो अब एक मैं आपकी एक बात बता, कुछ कोर्ट्स हैं, मैं इसमें जिक्र किया इस लेटर में ही। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जजमेंट था, जस्टिस पांड्यान थे, उन्होंने क्या कहा था, व्हाइल कोटिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को कोट किया, उन्होंने कहा कि दैट एंट्री इनटू सुपीरियर जुडिशियल ऑफिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव प्रोगेटिव ऑफ द प्रिविलेज क्लास। वो कह रहे हैं कि प्रिविलेज क्लास है जो जनरल कैटेगरी है उसी का प्रोगेटिव नहीं है कि सिर्फ वही जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बने, ना तो इनहेरिटेबल है ना नॉट मैटर ऑफ पैट्रोनेज। इसी तरीके से जस्टिस MM वेंकट चलिया साहब पहले रहे हैं, आपको पता होगा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले BJP गवर्नमेंट थी 2000 में, तब बनाया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वो अलग बात है कि वो क्या हुआ उसमें, लेकिन जस्टिस MM वेंकट चलिया उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि ओवर 50 years ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन however tidy has certainly produced adequate number of person of SC, ST and OBC in every state who possesses the required qualification having necessary integrity, character, acumen required for judges of Supreme Court and High Court for appointment as judge of the superior judiciary। कहने का मतलब ये है कि वो कमीशन ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि SC, ST के जजेस उस स्टैंडर्ड के देश में अवेलेबल ही नहीं है जिनको अपॉइंट किया जा सके, क्योंकि अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे भाई, जजेस जो काबिल नहीं है, एडवोकेट्स काबिल नहीं है, या डिसीजन लेवल के ऑफिस जजेस जो वो काबिल नहीं, इसीलिए अपॉइंट नहीं हो रहे। तो वो अपॉइंटमेंट के संबंध में भी खुद कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहते हैं कि ये बड़े काबिल हो चुके हैं सारे। ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है SC, ST OBC के लोगों में, काबिलियत है, ये हम नहीं कह रहे, हम तो कहेंगे वैसा, लेकिन कमीशन भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह रहे हैं, जजमेंटों में इसका जिक्र आ रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सवाल ये दिक्कत कहाँ है? फिर अगर काबिलियत है वो अपॉइंट हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कोई काबिलियत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अब ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो मैं फिर कहता चलूँ, सवाल ये नहीं है कि आज के समय, सवाल ये है कि हमेशा 50 से लेकर अब तक ये सिस्टम चल रहा है बरकरार जारी, सरकार किसी की भी आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे VP सिंह जी की आ जाए, चाहे ये मोदी जी चल रहे हैं, चाहे और किसी की भी आ जाए, लेकिन ये सिस्टम जो है जजों के अपॉइंटमेंट का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्थिति जस की तस है, उसकी स्थिति में कोई खास अंतर नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय है। तो हमारी चिंता इसीलिए है कि भाई हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिले इसमें, तो हमने ये लेटर भेजे हैं और लेटर से हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारी इस चिंता को समझें और इसको सीरियसली लें। ये सिर्फ लेटर बाजी तक शामिल नहीं है, इससे आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि लेटर भेज दिया, लेटर से आगे भी होगा। हमने तो उसमें ये लिखा हुआ है, आपको बताते लास्ट में, बाबा साहब ने एक बात कही थी, ये बात आप सब जानते हैं, हम उसको इसमें हमने कोट कर रखी है, और उसके अलावा हमने उसको अपने तरीके से थोड़ा चेंज करके और जजों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात को उसमें ऐड करने की कोशिश करी है। ये तो आपको सबको पता है कि 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में तो बाबा साहब का एड्रेस था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। हमने इसी को अपने तरीके से आज के समय के हिसाब से जजों का अपॉइंटमेंट हमने वो चेंज किया है। हमने इसमें लिखा हुआ है
कि on the 26th of January 2025 we have entered into 75th year of our republic. In politics, अब वो वहाँ से हमने वो चीज़ें ली हैं. In politics we have equality, but in constitutional courts we have inequality. Insofar as appointment of judges from the Shul caste and the Shul tribes are concerned. In legislature we have reservation and same are being fulfilled. Similarly, in executive there is a reservation up to IS level also, but in judiciary position is different, and reservation is up to only district judiciary, and there is no reservation in appointment of judges of the Supreme Court and of the High Court. How long shall we continue to live with this system? How long shall we continue to deny equality and diversity in our higher judiciary? If we continue to deny it for a long, along with the social and economic life, we will do so not only by putting our political democracy in peril, but also by decreasing belief in judiciary. We must remove this situation at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will lose belief in the judicial system completely, which the people of India has so laboriously built up. हमारी कहने की कोशिश ये है कि जो सिस्टम हमने लंबे समय से बनाया है, जुडिशल सिस्टम, अगर ये सिस्टम चलता रहा इसी तरीके से, अगर जजों रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को 50 साल के बाद भी नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसी एक बात और ये भी शुद्ध हो जाती है कि रिजर्वेशन वास्तव में आवश्यक है. अगर रिजर्वेशन होता तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता था कि 14 हाईकोर्टों में कोई जज ही ना हो, ना अब ना पहले ना उससे पहले. ऐसा संभव नहीं था कि 2008 से लेकर के आज तक 17 साल तक हाईकोर्ट जज दिल्ली में कोई अपॉइंट ही ना हो, संभव नहीं था. और मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन इस बिल्कुल मैंडेटरी है देश में. कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ भाव बनाते हैं कि उस पर चर्चा बाद में होगी, रिजर्वेशन मैंडेटरी है नहीं है. लेकिन सवाल ये है कि जुडिशल सिस्टम में रिजर्वेशन ना होने की, और रिजर्वेशन होने के लिए मैं आपको बता दूं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है और कुछ रिपोर्टों ने कहा है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन आवश्यक है. ऐसा नहीं है कि ऐसे जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं. तो एक रिपोर्ट और बताते चले आपको, फिर मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि 133rd रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस ऑन द सब्जेक्ट जुडिशल प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म्स. इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो राज्यसभा और लोकसभा के पटल पर रखी गई 7 अगस्त 2023 को. इसमें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुमेन एंड माइनॉरिटीज इन हायर जुडिशरीज एब्सिमल लो एज द कोलेजियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी. The onus is on them to ensure adequate representation for those sections of society. कहने का मतलब ये है कोलेजियम सिस्टम 1993 के बाद जजों की भर्ती कर रहा है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वही रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट नॉट रेस्पॉन्सिबल. तो उनसे कहा गया है कि वो उसमें भर्ती करने में ध्यान रखें. एक वहाँ पर एक मेंबर हैं जिनका नाम है श्री पी विल्सन, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर. उन्होंने अपनी बात रखी है इसमें, वो हमने कोट करी है. इसके अलावा डाइवर्सिटी डेफिसिट की बात करिए कि डाइवर्सिटी डेफिसिट है जुडिशरी में, डाइवर्सिटी है ही नहीं, कमी है डाइवर्सिटी की. और द रिप्रेजेंटेशन SC/ST OBC का इन द हाई जुडिशरी इज फार बिलो द डिजायर्ड लेवल. जो लेवल की आवश्यकता है उससे बहुत कम है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर डाइवर्सिटी ना हो, जजेस जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पर अगर SC/ST OBC की या माइनॉरिटीज़ के वुमेन्स ना हो तो उनकी जो समस्या हैं, जो केसेस इस तरीके के आते हैं, उन केसेस को समझने में जो जनरल के जजेस हैं वो कम्पिटेंट नहीं हैं. वो उस बात को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते. बहुत सी चीज़ तरह की हुआ करती हैं. इसमें इसका कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र है जो 2023 में पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई थी. ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आपसे. और इसमें आगे हमने ये कहा है, देखो क्योंकि सरकार कह रही है बार बार, हम कई रिपोर्ट सरकार की देखें, मेघवाल साहब ने पार्लियामेंट में ये बात कही है, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम तो वो भेज रहे हैं, हम तो बार बार अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को. अच्छा, आपको ये बताते हैं कि ये प्रोसेस है क्या. हाई कोर्ट जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? हाई कोर्ट जजों का अपॉइंटमेंट जो हाई कोर्ट लेवल पर देश के हर एक हाई कोर्ट में एक कोलेजियम सिस्टम बना हुआ है. एक बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर. तो हाई कोर्ट जजों के अपॉइंटमेंट के लिए 3 जजेस का कोलेजियम होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है. 3 जजेस के कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स में, और 2 अदर जजेस होते हैं. जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती होनी होती है तो 5 जजों का कोलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट में. ये अंतर है थोड़ा सा. तो प्रोसेस कैसे इनिशिएट होती है, शुरुआत कहाँ से होती है जज बनाने के लिए? शुरुआत होती है जो हाई कोर्ट का कोलेजियम में 3 जजेस का, वो नाम लेता है. कहाँ से लेता है? वैसे लेता है.
मतलब अपने हाई कोर्टों में कोई है, कोई पेश हो रहा है, वकील अपने रिश्तेदार हैं, कोई जजों की कोई भाई भतीजा बाहर चल रहा है, वो चल रहा है, उसके जज का नाम लिया और रिकमेंड कर दिया, और रिकमेंड करने के बाद वो कोलिजियम लेता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चलूँ कि सरकार भी नाम भेजती है। ये बात गलत है, देश में चल रही है कि सिर्फ सिस्टम कूलिंग सिस्टम के तहत जज ही अपॉइंट कर। बात ठीक है कि इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो जनरली हाई कोर्ट का कोलिजियम करता है, वो नाम लेता है, नाम पिक करता है, लेकर के फिर वो भेजता है गवर्नर के पास में। इसी तरह गवर्नर को भी, यानी सरकार को भी ये राइट है कि वो भी नाम अपना रिकमेंड कर सके अपने अलग से, जिसे बनाना चाहे वो। फिर नाम जो भी आते हैं राज्यपाल के थ्रू, हाई कोर्ट से जाते हैं राज्यपाल गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट की अपनी इसमें रिपोर्ट लगती है। वो रिपोर्ट लगने के बाद में फिर वो लॉ मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को भेजा जाता है। वो रिपोर्ट लगने के बाद में रिकमेंडेशन और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजी जाती है। भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री जो होती है वो उसमें IB और सारी उसकी रिपोर्ट कलेक्ट करती है उस जजों के संबंध में, जज का कैसा है, कंडक्ट कैसा है, करेक्टर कैसा है, कोई क्राइम तो नहीं कर रखा है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट भेजती है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम फाइनली उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके जो भी करना चाहे उसकी डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी कर सकता है, नाम वापस भेज सकता है, उसमें कुछ छांट सकता है, कुछ को रिजेक्ट कर सकता है, जो उसकी मर्जी है वो अपने करते हैं। फिर वो भेजते हैं राष्ट्रपति के पास में, और फिर राष्ट्रपति जी यानी कि भारत सरकार चाहे तो अपॉइंट करती है, चाहे तो अपॉइंट नहीं करती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत भले ही हाई कोर्ट कोलिजियम करेगा, लेकिन लास्ट में जब तक राष्ट्रपति मोहर लगा देंगे अपॉइंट जज हो ही नहीं सकता। अब देखा होगा चंद्रचूड़ साहब थे, उससे पहले भी थे, अभी भी खींचताश आपने अखबारों में पढ़ी होगी, वो थी क्या, उसी में थी। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने नाम रिकमेंड किए, बहुत सारे नाम रिकमेंड आज तक एक्सेप्ट ही नहीं, 5 साल हो चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चाहे तो कोई जज अपॉइंट हो ही नहीं सकता, बावजूद इसके कि कोलिजियम सिस्टम देश में लागू है। पहले आप बात समझ लीजिए। तो इसीलिए हमने क्या रिक्वेस्ट करी है, हमने मेघवाल साहब से ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम्स, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा हमने इसमें, The central government claims that it is committed to social diversity in the appointment of judges in the Supreme Court and the High Court, and so the Minister of Law and Justice has been requesting the Chief Justice of High Court that while sending proposal for appointment of judges, due consideration be given to suitable candidates belonging to SC, ST and other backward classes, minorities and women to ensure social diversity in appointment of judges in the High Court। ये सरकार का स्टैंड है। आप देखेंगे ये भारत सरकार के बहुत कई बार इसी तरह की सेम लैंग्वेज के लेटर जाते हैं चीफ जस्टिस के पास में कि भाई आप जो है, सरकार ये चाहती है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज और वुमेन्स के नाम भी भेजिए, बट हमने अपना कंक्लूजन, बट एक्सपीरियंस शो दैट ओनली रिक्वेस्ट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर इज नॉट सफिशिएंट। हमारा मानना है कि रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करते रहिए, अपॉइंट कहाँ हो रहे हैं। But experience shows that only request of honorable minister is not sufficient to appoint the judges from marginalized communities in such higher courts, and therefore हमारी रिक्वेस्ट है मेघवाल साहब से, गवर्नमेंट से, therefore government should take concrete steps for the same. In our view, no proposal for the appointment of judges for these courts should be declared by the government unless proposal of appointment of judges by the Supreme Court Collegium and High Court Collegium do not have adequate number of the SC, ST and OBC communities। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सरकार से कि अगर आप ये चाहते हैं कि जजेस अपॉइंट हों, आपका कहना है, हमारा कहना नहीं है, हमें तो थोड़ा डाउट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जजेस SC, ST, OBC का अपॉइंट हों, तो आप जिनको चाहते हैं कोलिजियम भेजता है, अपॉइंट नहीं करते, 5 साल से पेंडिंग चले पड़ रहे हैं प्रपोजल, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम 2 3 बार भेज चुका है, वापस कर देते हैं, फिर भेज देते हैं वापस, उसके बावजूद भी सरकार अपॉइंट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि लास्ट से सरकार के पास में है जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, बावजूद इसके कि सिस्टम हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम लागू है, इसके बावजूद भी। तो हमारी रिक्वेस्ट इतनी सी है भारत सरकार से कि अगर कोई प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम आपको भेजता है तो आप उसको तब तक क्लियर ना करें जब तक उसमें SC, ST, OBC के भी जज रिकमेंड ना किए गए हों पर्याप्त मात्रा में। रिजर्वेशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अपॉइंट ही नहीं करेंगे। तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था का मेरे ख्याल से ये दुरुपयोग चल रहा है। तो ये हमने लेटर 3 जगह भेजे, जैसे आपको बताया, अदर हाई कोर्ट्स में भी हम परस्यू करेंगे और यहाँ तो रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। क्या करेंगे वो आगे। लास्ट में एक सवाल लेते, क्योंकि काफ़ी लंबी पीसी हो गई है। सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उनसे जाकर के मिले और हाँ बिल्कुल, ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कहा है।
इसकी आगे से प्लान, अभी हमने लेटर भिजवाया, हमने डिमांड करी है। डिमांड करने के बाद में उसको फॉलो करने के लिए हम उनसे मिलेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी टाइम लेने की कोशिश करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी टाइम लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमारी रिक्वेस्ट मानते हैं क्या कहते हैं, अगला हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे निश्चित होगा।